मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अभी मैंने जो कल इकोनॉमिक्स में आप लोगों को बताया था उसी की ये क्वेश्चंस है। रात के 11:20 हो रहे हैं और एक जेपीएससी कैंडिडेट ने मुझे भी फ़ोन किया था और उन्होंने बताया कि सर ये क्वेश्चंस एसएससी में आई भी है जो आप बताए थे। और मैंने भी खुद चेक किया फिर तो ये क्वेश्चंस एसएससी 2014 में जो मैंने बताया ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? सीधा सा पूछा गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, साम्यवाद परक अर्थव्यवस्था है। तो सिंपल आंसर क्या होगा आप लोग समझ ही रहे होंगे, ये होगा आंसर। तो सोचिए अगर ढंग से पढ़ा दिया जाए बच्चों को तो बच्चे एसएससी की क्वेश्चंस को इजीली तौर पर बना लेंगे, है ना। इसलिए बच्चे को समझाना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है सोशल साइंस सब्जेक्ट में, और समझा कर ही पढ़ाना सोशल साइंस चाहिए। और एक चीज़ बता दूं, चलिए मैं फिर दूसरी क्वेश्चंस बनवाता हूँ आपसे। मैंने जितना में पढ़ाया है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये एसएससी 2014 की क्वेश्चंस थी। अब ये दूसरी क्वेश्चंस को मैं आपसे खुद बनवा रहा हूँ। देखिए इकोनॉमिक्स की है, बुक भी दिखा देता हूँ। सबसे इजी क्लास बुक लुसेंट की किताब है ये, लुसेंट की किताब है ये, ठीक है, लुसेंट की किताब है। और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में पहला क्वेश्चन ही है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जो अभी उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया। सर मैं लुसेंट प्रैक्टिस कर रहा था तो उसमें जो आपने बताया था मैं आपका वीडियो देखा और सर बहुत आसानी से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जो मुझे रटना पड़ता था। देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्लास 8, 9, 10 के बच्चे आराम से बना सकते हैं अगर ढंग से पढ़ा दिया जाए तो कुछ भी टफ नहीं है। मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ और शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जॉब आपको 8, 9, 6 से 12 तक की किताब से ही मिलने वाली है। बस मार्गदर्शक उचित मार्गदर्शन करे और सोशल साइंस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा दे बस। सेकंड क्वेश्चन भी देखिए सेम है, सेम। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, मैं लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग देखिए। और मैंने जो बताया है क्या क्वेश्चन बना पा रहे हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। देखिए ए में क्या दिया हुआ है, सरकारी निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, ठीक है। ए में क्या दिया हुआ है, सरकारी निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। बी में क्या दिया हुआ है, अमीरों एवं गरीबों का सहअस्तित्व। अमीरों व गरीबों का सहअस्तित्व। मैं बोलता जाता हूं आप लोग तीसरे में दिया जा रहा लघु और बृहद उद्योगों का सहअस्तित्व। ठीक है। चौथा मैं नहीं लिखता हूं क्योंकि मेरा आंसर इसी में आ चुका है। ये एसएससी 2013 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है ये, एसएससी 2013, एसएससी 2013 का क्वेश्चन है ये। आप चेक कर सकते हैं लुसेंट की किताब में, जो भी किताब में चेक करनी है एसएससी 2013 के क्वेश्चन में देखना है, आप देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों दोनों का संवर्धन।
बताइए कौन सा आंसर होगा? अच्छी से कल बताया ना मैंने, इसीलिए मैंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को तोड़ के अच्छी से समझाया, पॉइंट बाय पॉइंट समझाया कि आपको दिक्कत ना हो। अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट भी करता है, अगर क्वेश्चन को घुमा कर पूछता है, जैसे इस क्वेश्चन को उसने घुमा कर पूछा है, तो इसमें क्या होगा? सरकारी और निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व, ठीक है, दोनों मिलकर हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब मैंने कहा था, इधर पॉइंट में आपको डायग्राम बनाकर भी बताया था कि सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, तो सहअस्तित्व, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका 2013 एसएससी का सॉल्व। थोड़ी सी बस अच्छे से पढ़ा दिया जाए, अगर बेस को अच्छे से कर दिया जाए बच्चों का, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बच्चे ना बना पाए। कोई जरूरी नहीं है दिल्ली, रांची, पटना, बड़े बड़े दूर जगह में जाके पढ़कर ही आप एग्जाम पास कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये क्वेश्चन आपसे बनी कि नहीं? मैंने जो बताया था बनी कि नहीं? बनी ना? तो आप सीधा सा चीज़ है, अगर आपको गाइडलाइंस अच्छी मिल जाए, अच्छे से पढ़ा दिया जाए, तो कोई भी एग्ज़ाम्स कहीं से भी बैठकर निकाली जा सकती है। जो भी एग्ज़ाम्स को गांव से क्वालिफाई करते हैं, उनके जरूर कोई ना कोई अच्छे मार्गदर्शक होते हैं जो उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। आपके समक्ष ही ये दोनों क्वेश्चंस बने हैं, और दोनों क्वेश्चन एसएससी 2013-2014 के थे। जिनके मन में डाउट है कि सोशल साइंस एसएससी में नहीं आता है, आंखों से देखिए इकोनॉमिक्स आ रहा है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा रहे हैं 2013-14 में। तो सोशल साइंस कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में आएंगे, किसी भी लेवल की तैयारी करिए, सोशल साइंस सब्जेक्ट आपके साथ आएगा ही आएगा, क्योंकि विदाउट सोशल साइंस आप सामाजिक विषय छोड़कर समाज में नौकरी कैसे कर सकते हैं, है ना। इसीलिए चलिए बातों को समझिए। मैं बार बार जोर देकर कह रहा हूँ, सभी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सभी का इंटरव्यू भी इसलिए ही लिया गया है कि आपके अंदर जागरूकता बढ़े, आप समझ पाएँ कि हमें और हमारे बच्चों को क्या सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है ना। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आप के बच्चे मैट्रिक में 90% ले आए, इंटर में 96% ले आए, ग्रेजुएशंस में 94% ले आए, कोई मायने नहीं रखता। जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में आएंगे तो कोई पूछने नहीं जाएगा कि आपने 40% ला के पास किया या 90% ला के पास किया है। वहाँ केवल और केवल आपकी नॉलेज की, ज्ञान की परख की जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट के लिए अपनी एग्ज़ाम होती है गवर्नमेंट की, उस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई कर लड़कर नौकरी लेनी पड़ती है। अव्वल दर्जे के लोग जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, अक्सर पीटी एग्ज़ाम यूपीएससी की नहीं निकाल पाते, बड़े बड़े कॉलेज आईटीएन सब। लेकिन एक छोटा सा गांव का बच्चा इसको क्वालिफाई कर लड़कर झगड़कर लेकर चले आता है नौकरी। तो समझिए चीज़ों को, बेसिक जिसकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिस बच्चे की बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगी, उसे एसएससी रहे या यूपीएससी रहे या जेपीएससी रहे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। जिसकी बेसिक बहुत कमज़ोर है, उसे बहुत दिक्कत आने वाली है। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन से तो नौकरी नहीं मिल रही ना, आप पढ़ किस लिए रहे हैं मुझे बताइए? नौकरी लेने के लिए ना, नौकरी लेकर समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। तो जब नौकरी ही लेनी है और सोशल साइंस सब्जेक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो क्यों ना हम इसको अभी से ही मेहनत करें, 7, 8, 9, 10 से मेहनत करके जाएँ, अच्छी से पढ़ें, अच्छे टीचर्स से पढ़कर अच्छी तरह से गाइडलाइंस लेते हुए जाए चले, कि जैसे मैं 10 या 12 क्वालिफाई करूँ, मेरे नौकरी में बैठूँ और बस क्वालिफाई करके निकल जाऊँ। यही अंतर होता है जो देखते हैं आप, कम उम्र के लोग नौकरी लेकर चले आते हैं, और हम लोग सोचते हैं इतनी कम उम्र में इनकी नौकरी कैसे लग गई, और इतने बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं। केवल और केवल अंतर रहता है, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं रहता कैसे पढ़ो, क्या लेके पढ़ो, क्योंकि मिसगाइड ज़्यादा की जाती है बच्चों को। जो टीचर्स ने कभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं की, एग्जाम्स नहीं दिया, वो बता रहे हैं ऐसे करो ऐसे करो। 10th गार्जियन खुश हो जाते हैं, 10th में मेरे बच्चे ने 80% ले आया, 12 में जा कर के 90% ले आया, ग्रेजुएशन में 94% ले आया। लेकिन जैसे वो एसएससी, रेलवे वगैरह के एग्जाम में बैठते हैं, क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। कारण बेस की कमजोरी, बेस की कमजोरी। बार बार कहता हूँ, बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए और आगे बढ़िए। सोशल साइंस सब्जेक्ट को गलती से भी अनदेखा नहीं कीजिएगा, ठीक है। जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़िए। मेरी सभी के साथ बेस्ट विशेष है, जिस स्कूल्स में पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए। सोशल साइंस सब्जेक्ट को टीचर से बार बार पूछिए, ठीक है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने कहाँ तक बताया था आपको? वो विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था पूछा था, है ना। क्या आप लोगों में से किसी ने जवाब दिया? नहीं दिया।
कल पॉलिटी में भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या पालोजरी के किसी भी इतने लोगों ने वीडियोस देखा, व्हाट्सएप में शेयरिंग हुआ कि कोई भी जवाब पालोजरी से नहीं आया? अभी तक 1-2 आए हैं, वो गलत आए हैं। बाकी जो बाहर के बच्चे, बिहार के बच्चे हैं, 1-2 रांची साइड के बच्चे थे, 1 गोड्डा साइड के बच्चे थे, उन्होंने जो सब जवाब दिया है अच्छा है, लेकिन वो उनकी भाषा में नहीं है। ठीक है, जस्ट लाइक लगता है कि उतार दिया गया है किसी बुक से या किसी चीज़ से देखकर। तो कोशिश कीजिए अपनी भाषा में लिखने का, ज़्यादा बेहतरीन होगा, ज़्यादा समझ पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, है ना। और एक चीज़ मैं बता दूं, और एक चीज़ मैं बार बार आप लोगों को और इंडिकेट कर दूं कि भाषा का चयन बहुत अच्छे से कीजिए। अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो हिंदी मीडियम में जाइए, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्ट्रांग है तो इंग्लिश मीडियम में जाइए। क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की, जेपीएससी या यूपीएससी में, कि आपने मीडियम का चयन किया, हिंदी समझ में नहीं आ रही, बगल में आप इंग्लिश लिख कर चले गए। ऐसा नहीं हो सकता। 1-2 जगह आप कहीं यूज़ कर सकते हैं, या आपने इंग्लिश मीडियम यूज़ किया और आप भूल गए, वर्ड नहीं लिख पा रहे हैं, हिंदी में बगल में लिख दिए। ऐसा नहीं होता है। जिस मीडियम को आप सिलेक्ट करेंगे पूरी की पूरी क्वेश्चंस उसी में लिखनी पड़ेगी, कोई भी कमीशंस के एग्जाम में जाएंगे। तो इसीलिए भाषा का चयन बहुत अच्छे से कीजिए। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल है, जिस भाषा को आप अच्छे से समझ सक रहे हैं, बोल पा रहे हैं, समझ में आती, लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, उस भाषा में ही पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आज मोदी जी MBBS को हिंदी में करा रहे हैं, हमारी सरकार हिंदी को बढ़ावा दे रही है और हम अंग्रेजी की तरफ भागे जा रहे हैं। तो सब कुछ को सोचिए, समझिए, अच्छा से निर्णय लीजिए। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप बेझिझक इंग्लिश मीडियम को चयन कीजिए। अगर आपकी इंग्लिश में किसी भी तरह की डाउट है तो आप हिंदी मीडियम का चयन कर आगे बढ़िए, भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। हम लोग का अनुभव यही बोलता है। आगे आपकी मर्जी, आपका चॉइस। तो चलिए, इस विकास के आधार पर हम लोग कितने भाग में बांटेंगे? 2 भाग में। क्या क्या होगा? विकसित, और इधर क्या होगा? विकासशील। इकोनॉमी, ठीक है। चलिए बताइए आप में से कोई। देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था होगा जहां पर कैपिटल इनकम PCI ज़्यादा होगी। बेरोजगारी क्या होगी? कम होगी। GDP क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब समझाता हूँ आपको कैसे। देखिए, पर कैपिटल इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय। अगर आपकी आय ज़्यादा नहीं होगी, आप एक्सपेंसेस कैसे करेंगे? पर कैपिटल इनकम जिनकी कम होगी, मान लीजिए आपके पिताजी 100 रुपये ही कमाते हैं, ठीक है, तो उनकी लाइफ स्टैंडर्ड 100 रुपये की जैसे ही होगी। अगर कोई के पिताजी 1000 रुपये कमाते हैं पर डे की, तो 1000 जैसे रहते हैं। उसी में उनको घर भी चलाना है, इलेक्ट्रिक बिल भी भरना है, आपकी पढ़ाई की भी खर्च भरनी है, प्लस राशन भी लाना है महीने का, बीमारियों में भी पैसे लगने हैं, उस पर भी खर्च करने हैं। तो समझिए सभी को लेकर चलना है। तो पर कैपिटल इनकम जिस राष्ट्र की ज़्यादा होगी, जिस देश की ज़्यादा होगी, वहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड हाई होगा। इसीलिए हम लोग अमेरिका को क्या बोलते हैं? अमेरिका को क्या बोलते हैं? ब्रिटेन को क्या बोलते हैं? वहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ज़्यादा है। जो देश अपनी दम पर ही, बात को समझिए, विकसित देश अपने दम पर ही मिसाइल बना ले, टेक्निक बना ले, किसी के ऊपर भरोसे पर ना रहे, ठीक है। जैसे भारत रसिया से खरीद रहा है, अमेरिका से खरीद रहा है, अभी मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लाया गया है, अब धीरे धीरे भारत भी सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब डेवलप्ड कंट्री हैं जो खुद से अपना सब चीज़ को पूरा कर लेते हैं, दूसरे देश पर आश्रित नहीं रहते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर और लिख सकते हैं, जो देश स्वयं आवश्यकता की पूर्ति कर लेता हो, ठीक है। विकसित इकोनॉमी में क्या हुआ, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा होगी। कैसे निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, आगे बताएंगे। जीडीपी जीएनपी जब टॉपिक चलेगा तब आपको समझाएंगे कैसे निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता है। बेरोजगारी कम होगी, ऑब्वियसली सी बात है, जब लोगों के पास पैसा होगा तो बेरोजगारी कम ही होगी। जीडीपी ज़्यादा होगी, भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली सी चीज़ है, जब उत्पादन ज़्यादा होगी, लोगों की ज़रूरत ज़्यादा होगी, लोगों की ज़रूरत ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी कम होगी। उच्च तकनीक का विकास, जहाँ तकनीक रहेंगे वहाँ लोगों की दरकार भी पड़ेगी काम में, ठीक है। लोग शिक्षित भी ज़्यादा होंगे, पॉकेट में पैसा रहेंगे तो अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ पाएंगे, अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ पाएंगे। आज अगर आपके पास पैसे ना हो आपके बच्चे के पास, तो क्या संकल्प एकेडमी बच्चे को फ्री में पढ़ाएगा? संकल्प कोचिंग सेंटर फ्री में पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। ये रियलिटी है। इसीलिए समझिए चीज़ों को। मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक है। उच्च तकनीक का विकास, जो देश स्वयं की आवश्यकता पूर्ति कर लेता हो, जो देश में स्वयं की आवश्यकता जो भी है वो खुद से पूर्ति कर लेता है, उसे हम कहेंगे विकसित इकोनॉमी, विकसित देश, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, पर कैपिटल इनकम ज़्यादा हो, लोगों की अगर आपकी आय 5,000 रुपये डेली हो, ठीक है, तो 1,000 रुपये आप हो सकता है घर के खर्चे के लिए रख दें डेली के, 1,000 रुपये आप हो सकता है बैंक में सेविंग कर लें, 1,000 रुपये हो सकता है कि आप बैंक बीमारियों के लिए रिजर्व रख दें, 1,000 रुपये हो सकता है बच्चों के लिए रिजर्व कर दें, 1,000 रुपये में हो सकता है आप खाने पीने का, घूमने फिरने का इंतजाम कर लें। तो जैसे जिनकी इनकम रहती है उनका लाइफ स्टैंडर्ड वैसा ही रहता है। इसीलिए पर कैपिटल इनकम जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ ऑब्वियसली सी चीज़ें, उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होगा। बेरोजगारी कम होना, जीडीपी ज़्यादा होना, उच्च तकनीक का विकास होना, जो देश स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता हो। कोई डाउट? किन्हीं को कुछ पूछना है? और भी चीज़ें हैं इसमें, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित देश की अच्छी होगी, ठीक है। अब विकासशील में चलते हैं। जैसे बनाते जा रहा हूँ ऐसे अपनी कॉपी में बनाते चलिएगा। क्वेश्चंस मैं बनवा दूंगा, एसएससी जेपीएससी सेम क्वेश्चंस, सेम तरह से क्वेश्चन आएंगे जैसे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते चलिए। क्लास 8, 9 जहाँ भी है, 10, 11, 12 जहाँ भी इकोनॉमिक्स है सेम चीज़ लिखा मिलेगा। ऐसे बस यही सब चीज़ को डिस्क्राइब कर वो बताएगा। मैं आपको टॉपिक वाइज बताते चल रहा हूँ, बस ये टॉपिक को मन में रखिए। क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सॉल्व करा के दूंगा, प्रैक्टिस करा के दूंगा। इसी तरह हम लोग कह रहे हैं कि इसी तरह नहीं कह रहे हैं कि आपके बच्चे को 6 से ही तैयार किया जाएगा। अगर मैं इसी तरह से समझा कर चलाता रहूँ, अभी आपके सामने मैंने दिखाया कि एसएससी की क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो गई, ईजिली सॉल्व हो गई। छोटे से क्लास से एसएससी 13-14 क्वेश्चंस को बच्चे ने सॉल्व कर लिया, है ना। तो पढ़ाने की टेक्निक्स यही है। अगर बच्चे को हम लोग ऐसे ही पढ़ाते चलें, साथ में प्रैक्टिस अभी से कराते चलें, तो जब बच्चा एग्जाम्स में बैठेगा तो बहुत आगे रहेगा। जो बच्चा सोचता रहेगा तब तक ये क्वेश्चंस को बनाकर रेडी होगा। और यही चीज़ होता है ग्रामीण स्तर के बच्चों और दूसरे जगह के बच्चों में अंतर। तो अब आपके सामने संकल्प है, मेहनत कर रहे हैं हम लोग, आप भी मेहनत कीजिए, आपके बच्चों को मेहनत कराइए। आगे चलते हैं विकासशील इकोनॉमी में, है ना। इसका एग्जाम्पल सबसे पहले लिख लीजिए। विकासशील में कौन कौन आता है? भारत, है ना। और कौन आएगा बताइए? आप लोग पढ़ रहे हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ तो रहे हैं, सीधा सीधा तो दिया हुआ है, बताइए। दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, है ना, ब्राज़ील,
ठीक है। तो ये सब जो है विकासशील में आएंगे, ठीक है, विकासशील में आएंगे। चलिए अब आगे आपको बताता हूँ कि विकासशील इकोनॉमी क्या है, बताइए, आप ही लोग बताइए। यहाँ क्या होगा, सेम इसका अपोजिट करते जाइए। पीसीआई कम, क्या होगा, कम होगा। बेरोजगारी क्या होगी, ज्यादा होगी। जीडीपी जीएनपी क्या होगा, जीडीपी क्या होगा, कम होगा। उच्च तकनीक क्या होगा, कम होगा। दूसरे देश पर क्या होगा, आश्रित होगा। आधारभूत संरचना क्या होंगी, वेल डेवलप्ड नहीं होंगी। ठीक है, जो चीज़ हम लोग इधर विकसित में पढ़ रहे हैं विकासशील में उल्टा होगा। और यही चीज़ है, क्वेश्चंस भी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी क्वेश्चंस मुझे नहीं मिल रही है, मैं बाद में देख कर निकाल कर रखूँगा, होना चाहिए क्वेश्चंस। ठीक है, तो समझते चलिए कितनी अच्छी चीज़ है कि विकसित और विकासशील देश को आपने अच्छे से समझ लिया है ना। इसको उतार लीजिएगा अच्छे से, और पिछली बार भी जो डायग्राम बनाया था उस पर उतार लीजिएगा। वीडियोज़ आप लोगों के पास है, बार बार उसे देखिएगा, समझिएगा, अपने बच्चों को दिखाइएगा। किसी तरह की कोई डाउट हुई तो हमारा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप दिया हुआ है, आप उसमें व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, हमसे फिर से पूछिए। ठीक है, तो अभी एक्चुअली काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन एक हमारे मित्र हैं जो हमारे साथ काफ़ी समय क्रिकेट भी खेले, कैलाश जी, उन्होंने फ़ोन किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जसीडी के रहने वाले हैं वो, और उन्होंने बताया कि वो मेरा वीडियोस यूट्यूब में देख रहे हैं और काफ़ी खुश हैं। ठीक है, और उनका कहना है कि वो अपने बच्चे को भी मुझसे पढ़ाना चाहते हैं, और अभी बच्चे उनके छोटे हैं और बहुत बहुत मतलब वो खुश हैं कि मैं इस तरह की कार्य कर रहा हूँ, और पढ़ाने का तरीका उनको बहुत पसंद आ रहा है। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि अगर बच्चे को ऐसे ही पढ़ा दिया जाए तो निश्चित तौर पर वो बच्चा कोई ना कोई जॉब्स को हासिल कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है। हम लोग को यही चीज़ समझने में काफ़ी समय लगा। हम लोग बार बार बता रहे हैं, गार्जियंस को समझा रहे हैं कि समझिए समझिए समझिए, और ऐसी इसी तरह से पढ़ाई को कीजिए। सोशल साइंस सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ बनाइए ताकि आपको जाकर दिक्कत ना हो। और मैं एक दिन एसएससी और बैंकिंग और रेलवेज़ तीनों की डिस्क्रिप्शंस पे फिर भी सिलेबस को डिस्क्राइब कर दूंगा, ताकि गार्जियंस और अच्छे से समझ पाएँ कि सोशल साइंस का वेटेज क्या है। जबकि हमारे ग्रामीण परिवेश में केवल मैथ साइंस को बता दिया जाता है और मैथ साइंस कराकर भेज दिया जाता है। जब आप यहाँ 10, 12 ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन से नौकरी मिलने वाली है नहीं। अल्टीमेट आपको फिर से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ही करनी पड़ती है। जब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, माँ बाप बोलते हैं कि बेटा कोई नौकरी ले लो, रेलवे में की आती की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, एसएससी की कर लो। तब उन्हें फिर समझ में आता है कि यार ये फिर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस कहाँ से आ गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी फिर से आ गया। ये कहाँ से, जिसको मैं पीछा छुड़ा कर भाग रही थी या भाग रहा था, ये फिर से मेरे पीछे आ गया, और बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका सरकारी एग्जाम्स में। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। और मैं अभी बस इतना ही आज आपको बता पाऊँगा। अगली क्लास में फिर से डिस्क्राइब करूँगा अच्छी से अगले टॉपिक्स को। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण मैंने कर दिया, विकसित और विकासशील को अच्छे से समझा दिया। पर कैपिटल इनकम ज़्यादा होगी, बेरोजगारी कम होगा, जीडीपी ज़्यादा होगा, उच्च तकनीक का विकास होगा, जो देश स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा वो क्या है, विकसित कंट्री। जो विकासशील है वो क्या होगा, पर कैपिटल इनकम कम होगा, बेरोजगारी ज़्यादा होगी, जीडीपी कम होगी, उच्च तकनीक कम होगा, पूरे दूसरे देश पर आश्रित होगा। ये क्या है, जैसे विकासशील देश जो भी डेवलपमेंट की रास्ते में है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं
अभी क्षमा चाहूँगा क्योंकि रात्रि बहुत ज़्यादा हो गई है और मुझे अब थोड़ा विश्राम करना है। सुबह फिर से ऑनलाइन क्लासेस हैं पॉलिटी की, तो उनको भी लेना है। तो इसलिए बहुत बहुत आप सबों का आभार, धन्यवाद जो संकल्प कोचिंग सेंटर को इतना आप लोगों ने सपोर्ट किया और हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ गार्जियंस को, जागरूक होइए, देखिए, समझिए। क्वेश्चंस बनाकर दिखा रहा हूँ एसएससी की 13 की 14 की छोटी सी टॉपिक से बताकर क्वेश्चन सॉल्व हो रही हैं। तो ये आपकी क्लास अर्थव्यवस्था की जो बुक है आप उसको देख सकते हैं, क्लास 9, 10, 11 जिसमें भी हो आप देख सकते हैं। वहीं से बनाया हुआ क्वेश्चन है, वहीं से सेट किया हुआ है। और एनसीईआरटी 6 to 12 से ही बड़ी से बड़ी नौकरी IAS IPS भी मिलती है। ठीक है, बहुत बहुत आप सबों का धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय भारत।